एन फैक्टर गणना कैसे करते हैं, इतना बढ़िया तरीके से मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एन फैक्टर क्या होता है, चलो समझते हैं। एन फैक्टर क्या होता है, जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया होती है, देखो अगर कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है, चाहे वो अम्ल में हो, चाहे क्षार में हो, लवण में हो, या फिर कोई भी आक्सीकारक या अपचायक हो, तो एन फैक्टर हमें बताता है कि उस पदार्थ, वो पदार्थ कौन है, अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है, लवण हो सकता है, फिर कोई आक्सीकारक या अपचायक हो सकता है, में कितने सक्रिय भाग है। सक्रिय भाग का मतलब ये होता है कि कितने भाग हैं जो रासायनिक अपक्रिया को निर्धारित कर, वही सक्रिय भाग है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, जैसे अम्ल में अगर हम सक्रिय भाग ढूंढेंगे तो अम्ल के लिए सक्रिय भाग H प्लस आयन होता है, उसका H प्लस आयन जो होता है वो सक्रिय भाग है। इसी प्रकार से अगर क्षार के लिए तुम्हें सक्रिय भाग ढूंढना है तो OH माइनस आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगर आपको लवण के लिए सक्रिय भाग ढूंढना है तो आपको ये देखना है कि उसमें धन आयन या फिर ऋण आयन, कुल कितने धनायन है और कुल कितने ऋण आयन, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, कुल धनायन या ऋणायन, कोई एक ही ध्यान देना है। इसी प्रकार से आक्सीकारक और अपचायक के लिए हम ये ध्यान देते हैं कुल कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं या कुल कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, मतलब कुल त्यागे या ग्रहण इलेक्ट्रॉन की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन। बात समझ आएगी बच्चे। तो परिभाषा क्या कहती है, जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है, तो एन फैक्टर जो होता है, जो एन गुणांक होता है, हमें बताता है कि उस पदार्थ, चाहे अम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे लवण हो या आक्सीकारक या अपचायक हो, में ऐसे कितने सक्रिय भाग हैं जो वास्तव में उस अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं। हमें याद रखना है सक्रिय भाग का मतलब, अम्ल के लिए H प्लस होता है, लवण के क्षार के लिए OH माइनस होता है, लवण के लिए कुल धनायन या ऋणायन होता है, और आक्सीकार और अपचायक के लिए कुल त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जब आप करने लगोगे तो आपको ये चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकती है, इसको मैं समझा दूंगा। जब भी कुल का मतलब होता है, कुल का अर्थ होता है कि उसके आगे अगर नंबर कुछ लिखा है, दो लिखा है, तीन लिखा है, चार लिखा है, पांच लिखा है, छह कुछ भी लिखा है, जैसे मान लो यहाँ मैंने लिख दिया 2Na प्लस, तो 2Na प्लस का मतलब हो गया दो गुणे एक, दो धनायन हो गए, दो धनायन हो गए। इसी पर मैंने लिख दिया 2Cl माइनस, तो दो Cl माइनस है, आप एक नहीं मानोगे, दो, दो का मल्टीप्लाई कर देना, यही होता है। यही चीज तुम्हें आक्सीकारक भी यूज करना है और यही चीज तुम्हें लवण के लिए भी यूज करना है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। अब एग्जाम में इन चीजों को अच्छे तरीके से याद रखना, कैसे याद रखना है समझाता हूँ। अम्लों के लिए जब भी तुम्हें उनकी क्षारकता पता करनी है, अम्लों की क्षारकता, देखो अम्ल में कितने H प्लस आयन होते हैं वो उसकी क्षारकता कहलाती है। इसी प्रकार क्षार में कितने OH माइनस आयन होते हैं वो उसकी अम्लता कहलाती है। उल्टा याद रखना है, उल्टा जब भी क्षारकता बोलेगा, जब भी अगर तुमने सवाल किए होंगे इस पर, तुमने नोटिस किया होगा कि प्रश्न में दिया गया कि एक अम्ल है और उसकी क्षारकता इतनी है, तो अम्ल में अगर क्षारकता दी गई तो इसका मतलब उसमें H प्लस आयनों की संख्या दी गई है, और क्षार बोल के तुम्हें अम्लता दे रहा है तो इसका मतलब ये है उस क्षार में उतने OH माइनस है। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई तुमसे पूछे HCl के लिए, HCl के लिए एन फैक्टर कितना होगा, एन गुणांक कितना होगा, तो HCl का मतलब क्या है कि इसमें से एक H प्लस निकलेगा, एक H प्लस निकलेगा तो इसकी क्षारकता यानी कि एन फैक्टर कितनी हो गई, इसके एन फैक्टर कितने हो गए, एक हो गए। अगर इसी प्रकार HNO3 की बात करें तो इसमें से एक ही H प्लस निकलेगा, एक H प्लस निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक H है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। लेकिन हम H2SO4 की बात करें तो ये टूटेगा तो इसमें से दो H निकलेंगे, यहाँ पर लिखा ना दो H, तो ये दो H निकलेगा, इसकी क्षारकता, इसकी एन फैक्टर कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। मैं क्षारकता बोल रहा हूँ, क्षारकता नहीं कि अम्लता, ओ सॉरी, क्षारकता नहीं कि एन फैक्टर। अगर H3PO4 की बात करें तो ये कैसे टूटेगा, H3PO4 टूटेगा, बच्चा पार्टी दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, H3PO4 जो होगा ये हो गया 3H प्लस के रूप में, तो इसकी जो एन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझिए। अब एन फैक्टर का यूज कहाँ होता है, समतुल्य भार और नॉर्मलता में होता है, ऊपर फॉर्मूला लिख दिया मैंने। समतुल्य भार यानी कि आड़ी भार बटे में एन, अगर तुम्हें किसी का समतुल्य भार याद करना है तो उसके आड़ी भार से बटे एन कर दो, समतुल्य भार निकल कर आ जाएगा। ये सभी मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, अभी इसको समझते हैं। अब बात करते हैं कि क्षारों के लिए तुम्हें एन फैक्टर याद करना है तो कैसे कर सकते हैं। क्षार यानी NaOH, आप ये देखो इसमें कितने OH माइनस आयन है,
तो यहाँ पर OH माइनस कितना होगा, 1 होगा। अगर इसका OH माइनस 1 है, एक ही OH है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। ये OH में भी एक ही OH होगा, एक OH माइनस होगा, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार CaOH ब्रैकेट पाइस में OH ब्रैकेट पाइस मतलब OH 2 बार है, तो इसके 2 OH माइनस होंगे। अगर इसके 2 OH माइनस है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो एन फैक्टर है, एन गुणांक को कितने हो गए, 2 हो गए। अब बात करते हैं लवण के लिए। तो लवण की बात करते हैं तो लवण जो NaCl है, अब NaCl में क्या होगा, एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा। तुम्हें क्या करना है, किसी एक को पकड़ना, चाहे प्लस का पकड़ो चाहे माइनस का। तो देखो NaCl में एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है। तो अगर एक प्लस एक माइनस है तो यानी Na एक होगा, Cl एक होगा, दोनों प्लस और माइनस दोनों में से कोई एक। तो Na प्लस यानी कि एक धनायन, एक। अगर तुम Cl माइनस पकड़े तब भी एक ही आता। अगर Na2SO4 की बात करें तो यहाँ पर 2Na प्लस हो जाएगा ये, और SO4 की बात करें तो ये SO4 2 माइनस। तो तुम्हें बस धनायन पकड़ना है, ऋणायन पकड़ना है, कोई एक पकड़ना है, कुल काउंट करो। तो ये एक प्लस है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 प्लस हो गए। यहाँ पर SO4 एक है लेकिन इस पर दो ऋणायन है तो 2 माइनस हो गए। तो इसकी जो एन फैक्टर हो कितने हो गए, 2। क्यों माइनस 2 यहाँ पर प्लस 2 यहाँ पर है। अगर हम AlCl3 की बात करें तो क्या होता है, ये Al प्लस 3 होता है और Cl3Cl माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3 बार धनायन है और यहाँ पर 3 के नाम 3 बार ऋणायन है, तो इसकी एन फैक्टर कितने हो गए, 3 हो गए। बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं इसकी, एक मिनट को, गड़बड़ तो नहीं है। चलो अगर हम बात करते हैं इसकी आक्सीकारक या अक्षय की। देखो आक्सीकारक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें आक्सीकारक कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आक्सीकारक कहते हैं। तो मतलब KMnO4 है, अगर मुझे KMnO4 का पता करना है कि उसकी उसकी एन फैक्टर कितने होंगे, तो ये डिपेंड करता है कि तुमने KMnO4 को किस अवस्था में किस माध्यम में लिया है। जैसे अम्लीय माध्यम में लिया है, क्षारीय माध्यम में लिया, फिर उदासीन माध्यम में लिया है। तो बात करते हैं अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में KMnO4 जो होता है MnO4 माइनस 7+2 बन जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, मतलब कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो MnO4 माइनस Mn+2 जा रहा है। तो अब यहाँ पर आप Mn को देखो, Mn मैग्नीज को देखो, तो मैग्नीज की यहाँ पर प्लस मतलब की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, देखो 4 दूना 8, 8 में से एक गए 7, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +7 है। और Mn+2 कितने यहाँ पर +2 है। तो आपने नोटिस किया +7 से +2 मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लिया है, +7 से +2 गया तो मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन को लिया होगा। तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। तो इसलिए इसकी जो क्षारक, इसका जो एन फैक्टर होगा 5 हो जाएगा। अगर हम बात करें क्षारीय माध्यम में MnO4 माइनस Mn2O4 माइनस की बात करते हैं, तो MnO4 माइनस MnO4 को माइनस मतलब कि यहाँ पर ये +7 की अवस्था में है, +7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये +7 की अवस्था में, यहाँ पर 4 दूना 8, 8 में से 1 गए, 8 में से 2 गए 6, तो यहाँ पर ये +6 की अवस्था में। यहाँ पर मैग्नीज +7 की अवस्था में, यहाँ मैग्नीज +6 की अवस्था है, मतलब +7 और +6 में सिर्फ 1 का अंतर है। इसका मतलब इसकी जो एन फैक्टर होगा इसका 1 हो जाएगा। बात करते हैं उदासीन माध्यम में। उदासीन माध्यम में MnO4 माइनस रख लो, MnO4 माइनस मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है, +7 ही होती है। तो यहाँ पर ये +7 की अवस्था में। अब यहाँ पर ये MnO2 है, अब MnO2 का मतलब यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 दूना 4, ये +4 हो जाएगा। यहाँ पर ये +4 की अवस्था में। अगर ये +4 की अवस्था में है, अगर ये +4 की अवस्था में, इट मीन्स +4 की अवस्था में +7 +4 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं। तो अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो एन फैक्टर है वो +3 होगा। बात समझ गई। अब हम बात करते हैं अपचायक। अपचायक का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें अपचायक कहते हैं। उदाहरण के लिए मतलब मान लो हमने ऑक्जेलिक एसिड लिया H2C2O4, H2C2O4 हम कार्बन के देखेंगे, तो H2C2O4 में यहाँ कार्बन कितना है, यहाँ 2CO2 कितना है। ध्यान देना यहाँ पर कार्बन 2 बार है, यहाँ भी कार्बन 2 बार है, हमें इस 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम 4 दूना 8, 8 में से 2 घटा दिए कितने हो जाएंगे, 4 दूना 8, -8 में से +2 +6, -6 हो जाएगा, -6 हो गया +6 यहाँ 2 3 +3 की अवस्था में है, ये +3 की अवस्था में। यहाँ पर कार्बन कितने की अवस्था में है, ध्यान, यहाँ पर कार्बन कितने की अवस्था में है, तो 2 दूना 4, इस 2 को नहीं लेंगे, यहाँ पर बाद में लेंगे, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, -4 उधर गया तो +4 हो गया, यानी +4 की अवस्था में। तो +3 से +4 में कितने का अंतर आया, 1 का अंतर आया, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने 1 कार्बन के लिए दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसने 1 कार्बन के लिए दिए, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2 आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो इस प्रकार से
हमारे पास अगर कभी भी अम्ल, क्षार, लवण या ऑक्सीकरण अपचायक दिया है, हम उसके एन फैक्टर की गणना कर सकते हैं। अब एन फैक्टर कहाँ कहाँ काम आता है? तो एन फैक्टर काम आता है समतुल्य भार ज्ञात करने में और नॉर्मलता ज्ञात करने में, और जो हमारे पास नॉर्मलता की क्वांटिटी होती है N1 V1 बराबर N2 V2, वहां भी काम आता है। तो समतुल्य भार क्या होता है? समतुल्य भार जो होता है आणविक भार से हमसे कम होता है या उसके इक्वल होता है। दो चीजें हो सकती है, तो उसके बराबर होगा तो इससे कम हो, कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। समतुल्य भार कभी भी आणविक भार ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि समतुल्य भार बराबर होता है आणविक भार बटे में एन फैक्टर, यानी कि एन का गुणांक। जैसे मान लेते हैं मुझे H2SO4 या HCl किसी का तुम्हें समतुल्य भार निकालना है, तो कुछ मत करना, इस इन सब में से किसी एक का तुम आणविक भार ले लो और उनके आणविक भार में से उसके क्षार उसके एन फैक्टर से गुणा भाग दे दोगे, तुम्हारा समतुल्य भार निकल कर आ जाएगा। जैसे बात करते हैं HCl की, तो क्लोरीन देखो हाइड्रोजन होता है एक, तो क्लोरीन कितना होता है 35.5, तो 35.5 और एक कितने हो 36.5 हो गए। 36.5 इसका हो गया, अगर एक से डिवाइड करें कितना समतुल्य भार इसका 36.5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एन का मान एक आया है। आगे मान लेते हैं हम यहाँ पर HNO3 की बात करते हैं, 16 48, 48 से 49 और 49 चौदह कितने हो जाएंगे 63, 49 चौदह 63, अब 63 से एक को डिवाइड करें तब भी समतुल्य भार और आणविक भार बराबर आ जाए। अब बात करते हैं H2SO4 में देखो 16 चौको 64 और 64 32 कितने हो जाएंगे 64 32 96, 96 दो जोड़ने कितने हो 98। अब इसका तो 98 है, 98 इसका आणविक भार है, तो अब समतुल्य भार याद करना तो 98 बटे 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 चौक 2 8 और 2 18 49 आ जाएगा। तो समतुल्य भार कितना होगा H2SO4 49। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने तुम्हें हर चीजें अच्छी तरीके से समझाई हैं। तुम्हें किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। बाकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। और या फिर आप चैनल पे जा करके पूरे केमिस्ट्री के वो टॉपिक जो बच्चों को कम समझ में आते हैं, मतलब पूरे सिलेबस तो होते हैं लेकिन बच्चों को समझ नहीं आते हैं, बहुत डाउट होता है उनको, बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एक अरेंजमेंट के तरीके में बना रखी है। आप एक ही वीडियो देख सकते हो, जितना मैंने बता रखा है कि एक एक कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपको मतलब कि केमिस्ट्री अच्छे तरीके से आने लगेगी। कुछ क्वेरी है, कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।